हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो पार्ट 5 रहेगा हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में, जिसमें हम लोग बेसिकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ना और एनालाइज करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है। हम लोग जानेंगे कि पीएनएल स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसे कोई भी कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट कहाँ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग वो डेटा निकाल सकते हैं। फिर बेसिक्स देखेंगे क्या है कंपोनेंट पीएनएल स्टेटमेंट का। तो इंडिया में कोई भी कंपनी जो लिस्ट होती है उसे अपना स्टेटमेंट हर 3 मंथ्स पे शो करना रहता है। चाहे वो एनएससी को शो करे, बीएससी को शो करे, लेकिन शो करना रहता है। और बेसिकली उस स्टेटमेंट में अपना जो भी उस क्वार्टर में रेवेन्यू रहा है, एक्सपेंस क्या हुआ है, टैक्स कितना भरा है, क्या डिप्रिसिएशन हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, ये सब सारा कुछ शो करना रहता है एक नंबर में। ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि अब पीएनएल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का देखेंगे कहाँ। सबसे बेसिक तो यही है कि एनएससी के वेबसाइट पे जाइए, इस लिंक पे जाइए। उसके बाद वहाँ पे जिस भी कंपनी का आपको पीएनएल स्टेटमेंट जानना है उस सर्च बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए, और उसके बाद जाके कॉरपोरेट एक्शन में जाके वहाँ पे आप आराम से फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फिर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो आते हैं उसमें वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। दूसरा क्या रहता है कि जिस भी कंपनी का आपको मतलब जानना है, पीएनएल स्टेटमेंट देखना है, वो कंपनी अपने खुद के भी वेबसाइट पे इन्वेस्टर सेक्शन में अपलोड कर देती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी जो कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं पीएनएल स्टेटमेंट पे, इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, क्योंकि देखिए इस वीडियो में, क्योंकि प्रॉपर बिगिनर के लिए वीडियो है, तो कोई भी बहुत भारी टर्म्स यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो सिंपल रखते हैं और समझते हैं क्या है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कंपनी ए है हमारा, वो कुछ गुड और सर्विसेज बनाता है और उसको फिर बेचता है। ठीक है। तो जो बेचने के बाद जो रेवेन्यू, जो इनकम आया, उसको हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। मतलब बेसिक अपना जो गुड और सर्विस बनाया वो बेचा, अपना उससे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आया। दूसरा चीज़, वो गुड और सर्विस बनाने के लिए कुछ तो इसको चाहिए होगा ना, तो वो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, वर्किंग एसेट्स चाहिए होगा, जो मशीन्स होती है, सॉफ्टवेयर्स होता है, वो सब चाहिए होगा, और बेसिक एम्प्लॉयज़ चाहिए होगा। ठीक है। अब रॉ मटेरियल बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो दीजिएगा ही ना, रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाइएगा। और अगर बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, अगर इंडिया के अंदर ही है तो एक्साइड ड्यूटी लगता है। तो बेसिकली ये सारा एक्सपेंस में काउंट होता है। दूसरा, अब हम लोग चलते हैं वर्किंग कैपिटल पे। अब वर्किंग कैपिटल या तो आपके पास खुद से हो सकता है या तो आप कहीं से लोन लीजिएगा। अब लोन लीजिएगा तो आप उस पर इंटरेस्ट भरिएगा ही, तो वो फाइनेंस कॉस्ट में काउंट होता है। डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्या हो जाएगा कि आप जो भी मशीन लीजिएगा उसका वैल्यू दिन पे दिन घटते जाएगा। दो तरीके से फाइंड होता है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका जो भी कॉस्ट है वो घटते चला जाता है। ठीक है। अब आप एम्प्लॉय रखिएगा तो आप एम्प्लॉय को सैलरी दीजिएगा ही, बोनस दीजिएगा ही, शॉप दीजिएगा ही, तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हो गया। तो ओवरऑल ये दोनों पार्ट में टोटल एक्सपेंस का काम करता है, और भी कुछ पार्ट होता है लेकिन इतना बेसिक्स है। ठीक है। अब मान लेते हैं कंपनी के पास सरप्लस कैश है। ठीक है। सरप्लस कैश है तो वो उसका क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा किसी तरीके से, या तो वो किसी को लोन दे देगा या तो किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लेगा। तो ओवरऑल उससे जो जनरेट होगा प्रॉफिट, चाहे वो शेयर खरीद के रिटर्न कमाए, चाहे उसको डिविडेंड मिले, चाहे वो अपना कोई एसेट रेंट किया हो तो उसको मिले, चाहे किसी को लोन दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट मिले, वो सारा का सारा चीज़ अदर इनकम में काउंट होता है। अब इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को हम लोग टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है। और यहाँ जितना सारा चीज़ था उसको हम लोग टोटल एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है। बेसिक आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम जितना भी अभी तक समझाएं उसको एज अ नंबर कैसे कंपनी रिप्रेजेंट करता है वो देख लेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एक टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रहता है कि एक्सेप्शनल आइटम।
एक्सेप्शनल आइटम कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस एक अनकॉमन ट्रांजैक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है, या तो कोई चार्ज होता है या तो इनकम होता है, तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई अपना एसेट कुछ बेचा है तो वो एक्सेप्शनल आइटम है, वो बार बार उस चीज़ को नहीं बेच पाएगा। किसी से लड़ाई चल रहा है, मान लीजिए इंडिया का कंपनी है, यूएस से कुछ प्रॉब्लम है, लड़ाई चल रहा है, तो जो सेटलमेंट होगा, जो पैसा आएगा या पैसा देना पड़ेगा, वो एक एक्सेप्शनल आइटम में काउंट होगा। अब हम लोग इबिट्टा पे बात कर लेते हैं। बहुत बार आप सुने होंगे इबिट्टा कुछ नहीं है, टोटल इनकम जितना किया। टोटल इनकम क्या था? अदर इनकम और प्लस इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग, मतलब जो मतलब अपना गुड और सर्विस बेच के जो इनकम था, और अदर इनकम, दोनों को जोड़ के होता है टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आप टोटल एक्सपेंस हटा दीजिए, लेकिन उस एक्सपेंस में इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को हटा दीजिएगा, तो आपका इबिट्टा बन जाएगा। डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन कोई बड़ा दोनों सेम ही चीज़ है। डिप्रिसिएशन जो हमारा दिखता है एसेट, सामने आँख के सामने रहता है, वो सब पे जो डिप्रिसिएट हो रहा है, जैसे हो गया मशीन, वो सब डिप्रिसिएशन में काउंट होता है। और एमोर्टाइजेशन जो आपका एसेट नहीं दिख रहा है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब का भी वैल्यू घट रहा है ना, तो वो हमारा एमोर्टाइजेशन में काउंट होता है। ठीक है, अब हम लोग पीबीटी पे बात कर लेते हैं। पीबीटी कुछ नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं इसको। एक टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस है, लेकिन एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, टैक्स बेसिकली ये तो सबको पता है, सब इंसान टैक्स देता है। करंट टैक्स होता है, डिफर्ड टैक्स होता है। करंट टैक्स जो आपका प्रॉफिट बना है उस पर टैक्स दीजिए, और डिफर्ड टैक्स जो आपको फ्यूचर में लग सकता है। ठीक है, और पैट हमारा हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और ईपीएस पे बात कर लेते हैं। ईपीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट, और हम बार बार अपने एनालिसिस में ईपीएस का नाम लेते हैं। ईपीएस बेसिकली होता है अर्निंग पर शेयर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो होता है किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस में। ईपीएस निकाला कैसे जाता है? देखिए, आपको सीखना नहीं है, वो सब कुछ आपको वैल्यू वहाँ पे मतलब स्टेटमेंट में दिया रहता है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। तो हम खैर बता देते हैं, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर ऐसे तो करोड़ में होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, वो कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू 1, 2, 5, 10, आप बहुत बार आप देखे होंगे कि हम फेस वैल्यू भी एक बार आप लोग को एनालाइज करा देते हैं। अब इतना सारा टर्म हम लोग सीख लिए हैं, अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक एक डेटा पे देख लेते हैं कि जो हम लोग सीखें क्या नंबर, क्या कैसे रिप्रेजेंटेशन रहता है। उसके लिए हम लोग चलेंगे, एक एलटीआई का है, इस मंथ का ही है, दिसंबर क्वार्टर का है, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, और इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो अपना गुड और सर्विस बेचा उस हिसाब से क्या पैसा आया, और अदर इनकम कुछ इनका अदर इनकम होगा, जैसा कि हम उस समय एक्सप्लेन किए हैं, वो सब हो गया। वो हमारा टोटल इनकम कुछ 87,718 मिलियन हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंस में हम जैसा ऐसा बताए थे, एक फाइनेंस कॉस्ट होता है जो कि बेसिक इंटरेस्ट कह लीजिए, एक डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होता है, एक एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, क्योंकि एम्प्लॉय तो आप रखिएगा ही। तो बेसिक आपको टोटल एक्सपेंस वहाँ से समझ में आ गया। पीबीटी क्या था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स के अलावा, मतलब इनकम, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस एक्सक्लूजिंग टैक्स, तो वो हमारा हो गया पीबीटी। फिर टैक्स एक्सपेंस में भी हम बताए थे कि दो तरह का टैक्स होता है, अपना दो तरह का टैक्स दिया। ठीक है, वो हो गया हमारा टैक्स एक्सपेंस। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो गया? पैट क्या हो गया? पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। तो आप देखिएगा, यहाँ पे पीबीटी है 13,106, और यहाँ पे है टोटल एक्सपेंस मतलब टैक्स एक्सपेंस 3,099, तो अप्रॉक्सीमेटली 10,007 का मिलियन में आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ईपीएस होगा। ईपीएस यहाँ पे दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर, उसके हिसाब से बेसिक और डाइल्यूटेड वाला ज़्यादातर ये सेम रहता है, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होता है बेसिक और डाइल्यूटेड में। वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खुला रहता है ना, उस पे रहता है। जितने भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ रहते हैं वो डाइल्यूटेड में आ जाते हैं अब और जो बेसिक रहता है वो हमारा बेसिक पे आ गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और कुछ सीखे होंगे आप इससे। और अगले वीडियो में हम लोग
बात करेंगे बैलेंस शीट कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगा, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, वो आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ भी सीखा हो चैनल से सब्सक्राइब करिए और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बैलेंस शीट और हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे देखा जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो कि क्या रेड फ्लैग्स होते हैं। मतलब हम लोग ये तो सीख लिए कैसे देखा जाता है, अब क्या चीज़ अगर रहेगा तो वो रेड फ्लैग है हमारे लिए, वो सब हम लोग सीखेंगे। तो आप तो थैंक यू, बाय बाय।